इस प्राइमरी oocyte को मैं थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ, चलो थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा। ये प्राइमरी oocyte है मान लीजिए, ठीक है। और इस प्राइमरी oocyte इसको हम कहते हैं, अभी ये बनेगी प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल। प्राइमोर्डियल यानी कि आद्य फॉलिकल सेल, ठीक है। अब ये कैसे बनी है, ये देखिए, इसके चारों तरफ जर्म सेल्स, इसी अंडाशय के अंदर कुछ जर्म सेल्स जो है प्राइमरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ सेल्स जो है वो फॉलिकल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये जो फॉलिकल सेल्स हैं, कुछ तंतु कोशिकाएं हैं, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है तंतु कोशिकाएं हैं, स्पिंडल सेल्स जो हैं वो यहाँ पर आकर के क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, यहाँ रिंग फॉर्म में क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। क्या हो जाती है, रिंग फॉर्म में इकट्ठी हो जाती है। इसे हम कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल्स, ठीक है। ये सारी कहानी कहाँ हो रही है, ये शुरुआत के 14 दिनों में हो रही है, अंडाशय के अंदर हो रही है। ये सारी कहानी कहाँ पढ़ रहे हैं, अंडाशय के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं एक ही डायग्राम में समझाऊंगी तो सारा बचपच हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको एक एक करके समझ रहे हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा है, यह है प्राइमोर्डियल, इसे हम कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल। ये अंडाणु है, सॉरी प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं तो आप समझ जाना कि ये प्राइमरी oocyte है। ये प्राइमरी oocyte के चारों तरफ तंतु कोशिकाएं, जिनको हम कहते हैं तंतु या स्पिंडल सेल, स्पिंडल सेल जिसको हम कहते हैं, चारों तरफ से रिंग फॉर्म में इकट्ठी हो जाती है और इसे हम कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल। इसके चारों तरफ कॉर्टेक्स का, स्ट्रोमा का सघन आवरण होता है, ठीक है। ऐसा कुछ आवरण इसको घेरे में रहता है। ये आगे चलकर के क्या बनाएगा, बेसल लैमिना बनाएगा। क्या बनाएगा, बेसल लैमिना बनाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि यही प्राइमरी oocyte है और ये प्राइमरी oocyte, ठीक है। इस प्राइमरी oocyte की जो ये स्पिंडल सेल्स हैं, अब ये स्पिंडल सेल्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ये स्पिंडल सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे फॉलिक्यूलर सेल्स में। ये कॉल्यूमर, किसमें कन्वर्ट हो गई है, फॉलिक्यूलर सेल्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। दिस इज द फॉलिक्यूलर सेल। इसे हम कहेंगे प्राइमरी फॉलिक्यूलर सेल। प्राइमरी, इसे हमने क्या नाम दिया है, इसे हमने नाम दिया है प्राइमरी फॉलिक्यूलर सेल, ठीक है। इसके चारों तरफ एक आवरण बन जाता है, यही वाली कोशिकाएं इसमें कन्वर्ट हो जाती है एक कॉल्यूमर फॉर्म में। ये कॉल्यूमर फॉर्म है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और एक आवरण बना लेती हैं। इसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो अंडाणु है, ये जो प्राइमरी oocyte है, इसके चारों तरफ एक और आवरण बन जाता है, एक और झिल्ली बन जाती है, जिसको हम कहते हैं ज़ोना पेलिसिडा। इसे हम क्या कहते हैं, ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ, जो कि अंडाणु की, सॉरी प्राइमरी oocyte की सेल मेम्ब्रेन के बाहर है, उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं ज़ोना पेलिसिडा। ज़ोना पेलिसिडा जो है, यहाँ पर ज़ोना पेलिसिडा पर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं ज़ोना पेलिसिडा 1 टाइप है ये, ज़ोना पेलिसिडा 2 एंड ज़ोना पेलिसिडा 3। ज़ोना पेलिसिडा 3, ये जो 3 प्रोटीन्स है, ये बेसिकली इनका काम क्या रहता है, इनको जैसे ही
स्पर्म आता है। स्पर्म जब अटैच होता है अंडाणु से तो ये उसके साथ लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है? ये उसको पहचानता है ZP1, ZP2 और ZP3 की मदद से। ठीक है, ये उसकी पहचान करने में सहायक है और तभी वो क्या कर पाते हैं, उनकी मेम्ब्रेन जो है अंडाणु और स्पर्म की जो मेम्ब्रेन है वो आपस में क्या हो पाती है, फ्यूज हो पाती है। ठीक है, तो ज़ोना पेलिसिडा में ये कुछ जो लेयर होती है उसमें ये प्रोटीन पाए जाते हैं ZP1, ZP2 एंड ZP3। ये मनुष्य में 3 ही पाई जाती हैं, 3 टाइप के। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखें, अब यहाँ और एक परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम कहते हैं, इस परिवर्तन को एक और परिवर्तन होगा कि यहाँ पर ये जो सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये हमने बना लिया, ये बाहर बन गई ज़ोना पेलिसिडा और उसके बाहर बन जाएगी अब। और इसे हमने क्या कहा है, ये बाहर जो सबसे बाहर वाली है इसे हम कहते हैं बेसल लैमिना, बेसल लैमिना। ठीक है, ये क्या है, फॉलिकुलर सेल है। अब ये फॉलिकुलर सेल्स क्या होंगी, डिवाइड होंगी। ये फॉलिकुलर सेल्स जो होंगी अब ये डिवाइड होंगी, बहुत सारे डिवीजन करेगी और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी। देखो मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगी, पूरा टाइम हम यहाँ पर थोड़ा ही बना देती हूँ, समझ में आ रही है, ये पूरा कवर करेगा। ठीक है, ये बहुत पास पास में होती है, मैं तो दूर दूर बना रही हूँ समय की बचत करते हुए, समझ सकते हैं आप भी, आपका भी समय जरूरी है, मेरा तो क्या है, आपका समय ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ये इसी तरह से यहाँ पर सारा, ये सारा जो एरिया है कवर्ड रहता है इससे, फॉलिकुलर सेल्स से। और इसे हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल। इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी फॉलिकुलर। आपको समझ में आ रहा है कि ये प्राथमिक ऊसाइट है और इसी प्राथमिक ऊसाइट के चारों तरफ कौन मंडराए हुए हैं, फॉलिकुलर सेल्स यहाँ पर हैं। ठीक है, अब ये पहले तो सिंगल एक ही लेयर में थी, अब इन्होंने खूब सारे लेयर्स बना ली, डिवाइड कर करके। ठीक है, तो हमने इसे क्या नाम दे दिया, सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल नाम दे दिया, या फॉलिकल कहेंगे हमसे, फॉलिकल, और ये है फॉलिकल। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल सेल। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये बेसल लैमिना है, ठीक है ना, ये ज़ोना पेलिसिडा है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या होता है कि ये जो फॉलिकुलर सेल्स जो डिवाइड हुई हैं, ये आपस में कुछ प्रोजेक्शन से क्या रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं, कुछ प्रवर्ध से, इनके प्रवर्ध निकले रहते हैं हर कोशिका से और ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, इनका काम ये होता है फॉलिकुलर सेल का कि सबसे पहले तो इन फॉलिकुलर सेल्स का काम क्या होगा, इनका कार्य है, पहला तो है पोषण प्रदान करना, मुख्य काम यही है, पोषण प्रदान करना। किसे, किसको, प्राथमिक ऊसाइट को। प्राथमिक ऊसाइट को सुरक्षा भी प्रदान करना, एक तरह से सुरक्षित कर रही है उसे। ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिक्कत हो तो रिमाइंड करें। ठीक है, अब इसके बाद कहानी क्या है, इसके बाद की कहानी ये है कि अगेन ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, मैंने आपको बताया कि ये आपस में जुड़ी हुई है प्रवर्धों के द्वारा और
और ये कुल मिला के ये जोना पेलिसिडा से भी जुड़ी हुई रहेगी और जोना पेलिसिडा ये इन जोना पेलिसिडा और प्राथमिक oocyte को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर अगेन क्या है, ये फॉलिकल सेल है, ये बीच में अंडाणु है, प्राथमिक oocyte है, इसके चारों तरफ क्या है, जोना पेलिसिडा बना हुआ है और यहाँ पर खूब सारी फॉलिकुलर सेल्स हैं। अब ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं बेसिकली ये एक द्रव्य स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करती हैं, द्रव्य स्रावित करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर द्रव्य स्रावित करने की वजह से अब जैसे हर एक सेल द्रव्य स्रावित करेगी तो यहाँ पर कुछ मात्रा बन जाएगी और वो मात्रा क्या करेगी, इस फॉलिकुलर सेल को थोड़ा सा धकेल देगी। फॉलिकुलर सेल को धकेल देगी तो वो स्थान जो खाली स्थान जो कि गुहा बन जाएगा, ठीक है, ये मान लीजिए मैंने गुहा बना दी, ये मान लीजिए गुहा बन गई, ठीक है, और इसके चारों तरफ इस गुहा में क्या भरा हुआ है, तरल पदार्थ, स्रावित पदार्थ जो है इसको हम भरा हुआ है और इस गुहा को हम क्या कहते हैं, एंट्रम। इस गुहा को हम क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं और इस एंट्रम, ये है बेसल लैमेला है, ये जोना पेलिसिडा है, ये एंट्रम है और ये फॉलिकल सेल्स है और इसे हमने नाम दिया है टर्शियरी, यानी कि तृतीयक फॉलिकल सेल। फॉलिकल सेल नाम दिया है इसे हमने, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब क्या होगा, अब इसके आगे इसके आगे अब और कुछ चेंजेस भी होंगे। अब वो जो चेंजेस हैं उसे हम देखते हैं। टर्शियरी फॉलिकल सेल, अब ये लगभग 7-8 दिन निकल चुके हैं। अब क्या हो रहा है कि अगेन ये फॉलिकुलर सेल साइड में खिसकती जाएंगी, ठीक है, ये गुहा बन गई, ठीक है, ये यहाँ पर कंप्लीट गुहा बन गई और यहाँ पर व्यवस्थित हैं फॉलिकल सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं चारों तरफ, ठीक है, ये oocyte है, जोना पेलिसिडा है, ठीक है, और ये प्राथमिक oocyte। अब इसे प्राथमिक oocyte हो सकता है, ये अब तक कंप्लीट हो चुका होगा, प्राथमिक मियोसिस 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है, या होने को होगा, ठीक है, और ये चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो इस तरह से व्यवस्थित होती हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में। ठीक है, ये एक पूरी कंप्लीट यहाँ पर गुहा बन गई, फॉलिकुलर कैविटी भी हम इसे कहते हैं, फॉलिकुलर। अब ये क्या हुआ, ये इतनी यहाँ से डेवलप होती हुई गई, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट प्राइमरी oocyte से प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल से अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल सेल में कन्वर्ट हुई और अब ये जो कन्वर्ट हुई है ये अब कन्वर्ट हुई है, परिपक्व हो गई है। अब हम इसे कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल, इसे हम क्या कहेंगे, ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन पुटिका या फिर फॉलिकल सेल्स, ग्राफियन फॉलिकल हम इसे कहेंगे, जो कि अब क्या है, परिपक्व है, ठीक है। और अब यहाँ पर सेकेंडरी, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, द्वितीयक oocyte, यहाँ पर क्या है, ये द्वितीयक oocyte में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ क्या हो रहा है, अब हम थोड़े से स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं इसके कुछ। ये बाहर की तरफ, ये चारों तरफ इसने किससे घेर रखा है, फॉलिकुलर
कैविटी से घेर रखा है। अब ये जो बाहर स्ट्रोमा था, इस स्ट्रोमा ने और भी कुछ लेयर्स यहाँ पर बना दी। ये जो लेयर्स हैं इनका नाम है, और भी कुछ लेयर बन गई, जैसे कि ये एक लेयर हो गई, आगे एक और लेयर बनी है, ठीक है। ये लेयर बन गई है, इसे हमने नाम दिया है थीका एक्सटर्ना, सॉरी इंटरना, अंदर की तरफ है थीका इंटरना। इंटर का मतलब है इंटरनल, इंटरनल का मतलब है आंतरिक, और यहाँ पर हमने नाम दे दिया है इसको इंटरनल की जगह हम इसे कहेंगे इंटरना। मीनिंग सेम है, आंतरिक। थीका आंतरिक की तरफ जो है लेयर, हमने उसे क्या नाम दिया है, थीका इंटरना नाम दिया है। और जो सबसे बाहर की तरफ है उसे हमने नाम दिया है थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब है आंतरिक, और एक्सटर्नल का, एक्सटर्ना का भी मतलब क्या है, आंतरिक है, ठीक है। तो ये दो और एक्स्ट्रा लेयर्स यहाँ पर बन जाती है। अब देखिए, ये जो यहाँ पर फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, यहाँ पर जब ये डिवाइड होती हैं तो इनका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। फॉलिक्यूलर सेल्स से हम इन्हें कह देते हैं, इन्हें हम कहते हैं मेम्ब्रेन ग्रैन्युल, इसे हम कहेंगे ग्रैन्युलोसा, सिंपल ग्रैन्युलोसा। कुछ ग्रैन्युल फॉर्म में दिखता है इसलिए हमने इसका नाम रख दिया ग्रैन्युलोसा, और यहाँ पर हम इसे कहते हैं मेम्ब्रेन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो हमने इसे नाम दे दिया मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा। हमने इसे क्या नाम दे दिया है, मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा नाम दे दिया है, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और लेयर बन जाती है जिसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। बुक में नहीं है, आपके नोट्स में लिख लेना, कोरोना रेडिएटा एक और लेयर बन जाती है जिसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा कहते हैं। और ये अब यहाँ पर जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, ये 3 लेयर्स में यहाँ पर व्यवस्थित रहती है। इसके चारों तरफ ये 3 लेयर्स रहते हैं। इसे हम कहते हैं क्यूमुलस, इसे हम कहते हैं क्यूमुलस उफोरस, इसे हम कहेंगे क्यूमुलस उफोरस। नाम थोड़े से ऐसे ही बच्चों याद करने पड़ेंगे, कोई भी बचने का तरीका नहीं है, इनको रटना पड़ेगा। अंग्रेजी के नाम है अच्छे होते हैं, याद हो जाते हैं, हिंदी के नाम बड़े कठिन होते हैं, उन्हें याद करना बड़ा ही मुश्किल होता है। सो हमने ये जो यहाँ पर इस लेयर जो बनी है इसके चारों तरफ हमने इसे क्या नाम दिया है, क्यूमुलस उफोरस नाम दिया है, ठीक है। और ये नीचे परिधि की तरफ ये जुड़ा रहता है ग्रंथ से, इसे हम कहते हैं जर्महिल, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जर्महिल, इसे हम क्या कहते हैं, जर्महिल कहते हैं। आई बात समझ में। अब ये तो बन गया आपका कंप्लीट सेकेंडरी oocyte, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इसे हम क्या कह रहे हैं, ग्राफियन, यानी कि ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन फॉलिकल का है। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब अंडाणु का उत्सर्ग होता है यानी कि ओव्यूलेशन होता है, तो ओव्यूलेशन कैसे होता है अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जब ओव्यूलेशन होता है, मान लीजिए ये है अंडाणु है, ठीक है, ये अंडाणु है, ये जुड़ा है, अगर
वेसल्स के साथ जुड़ा हुआ है, धमनियां यहाँ पे जुड़ी हुई है, सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है, ये पूरा हमने, अगर हम इसको काट के देखें तो हमें कैसा दिखेगा वो बता रही हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर फॉलिकुलर सेल्स बनी। ठीक है, यहाँ से फॉलिकुलर सेल्स बनते बनते, ठीक है, ये फॉलिकुलर, ये प्राथमिक बनी, ये यहाँ पर फॉलिकुलर सेल्स बनी। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर फॉलिकुलर सेल्स बनी, ये परिपक्व होती होती क्या बनी, यहाँ से पूरी परिपक्व होती होती। ठीक है, अब यहाँ से ये ग्राफियन फॉलिकल बन गया, ये पूरा कंप्लीट, इसको हमने क्या कहा, जीएफ, यानी कि जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ऐसे याद रख लो। ग्राफियन फॉलिकल जो है अब यहाँ पर रेडी है, एकदम सेकेंडरी oocyte बन चुका है, इसे हम कहते हैं पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को ग्राफियन फॉलिकल। और ये ग्राफियन फॉलिकल जो है अब ये ओव्यूलेशन के लिए तैयार है। ठीक है, उसका ओव्यूलेशन कैसे होता है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकुलर है ये यहाँ से इस मेम्ब्रेन के साथ, इसके मेम्ब्रेन के साथ जुड़ करके इस तरह से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो पूरा है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है एज इट इज रहता है यहाँ पर, जैसे आप देख लीजिए ये स्ट्रक्चर पूरा एज इट इज रहता है। यहाँ पर ओव्यूलेट क्या होता है, केवल ये हिस्सा जो है oocyte जो है यहाँ पर ओव्यूलेट रहती है, जिसकी चारों तरफ जोना पैलिसिडा भी रहेगा, कोरोना रेडिएटा भी रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर ओव्यूलेट हो गया। ओव्यूलेट होकर कहाँ जाता है, फैलोपियन एक्टी के पास, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में जाता है। फैलोपियन ट्यूब में ऑस्टियम से होते हुए जाता है, इन्फंटिकुलम से होते हुए एम्पुला की तरफ यानी तुंबिका में जाएगा, वहां तक ट्रैवल करके आता है स्पर्म, वेजाइना से ट्रैवल करके आता है स्पर्म, और वेजाइना से होते हुए, यूट्रस से होते हुए, एंडोमेट्रियम लाइनिंग से होते हुए, फैलोपियन ट्यूब से होते हुए, स्टमक से होते हुए ये कहाँ पहुंचता है, एम्पुला तक पहुंचता है। दोनों यहाँ पर यूनाइट होते हैं, फ्यूजन होता है और निषेचन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो थी स्टोरी कब, शुरू के 14 दिनों की। तो ये 14 दिनों तक की स्टोरी तो ये यहाँ पर खत्म हो जाती है। ठीक है, ये तो तब की बात है, स्टोरी खत्म हो गई, ओव्यूलेशन हो गया, साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो गया, ये निषेचन भी हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो थीका इंटरना है, ठीक है, ये जो थीका इंटरना है ये एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करती है, एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन, स्त्रावण करती है, एस्ट्रोजन स्त्रावित करती है, थीका इंटरना। खास बात क्या है कि ये एस्ट्रोजन को क्या करती है, स्त्रावित करती है। अब मान लीजिए कि निषेचन हो गया, अगर निषेचन हो जाता है तो क्या स्टोरी रहेगी, निषेचन हो गया तो, अगर निषेचन हो गया निषेचन होने पर क्या स्टोरी होगी कि पहली बात तो ये जो हमने यहाँ पर ये ग्राफियन फॉलिकल जो हमने बनाया है, ये ग्राफियन फॉलिकल जो है ये नष्ट हो जाता है, नष्ट नहीं होता है, ये इसका कुछ चेंजेस होते हैं और चेंजेस होकर के ये वापस से आज इट इज इसी फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अभी खोखला हो जाता है, आप लोग समझ लीजिए ये खोखला हो जाता है, इसने सेकेंडरी oocyte तो बाहर भेज दिया और अब ये खुद किसी और चीज में कन्वर्ट होगा। अब ये खोखला हो गया, ये था ग्राफियन फॉलिकल था। ठीक है, और ये ग्राफियन फॉलिकल अब किसी और संरचना में परिवर्तित होगा। ठीक है, उस संरचना को हम कहते हैं, ये जो है कुछ संरचना इस तरह से बनेगी, कुछ इस तरह से इसकी संरचना बनेगी। अब यहाँ क्या होता है, ये जो संरचना है इसे हम कहते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, यहाँ पर वर्णक पाए जाते हैं, वो वर्णक होते हैं ल्यूटियम वर्णक होते हैं, और ये ग्राफियन फॉलिकल की बात कर रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम में। इसे हम क्या कह रहे हैं, कार्पस ल्यूटियम। देखिए जो ग्राफियन फॉलिकल है,
ये ग्राफियन फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ल्यूटियम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है कि पहली बात तो इसमें कुछ वर्णक आ जाते हैं, वर्णक ल्यूटियम, ठीक है ना, कुछ पीले रंग का हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या हो जाता है? ब्लड, रक्त वाहिनियां संचारित होने लग जाती है, रक्त वाहिनियां संचारित हो जाती है। या प्रवेश करती है। अब देखिए, जब तक ये ग्राफियन फॉलिकल था परिपक्व, तब तक इसके अंदर किसी भी प्रकार का ब्लड वेसल्स इसके अंदर नहीं थी। जैसे ही इसने ओव्यूलेट किया, सेकेंडरी उस साइड निकल गया, तब इसके अंदर क्या हो जाता है? रक्त वाहिनियां इसमें प्रवेश कर जाती हैं। और यहाँ पर मैंने जो डार्क नोट बनाया है, यहाँ पर ये डॉट बनाया है, इसको हम कहते हैं क्लॉट, ब्लड क्लॉट। आपको देखने को मिलेगा डायग्राम में, ब्लड क्लॉट हम इसे कह रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर कोई रक्त नहीं होता है, यहाँ पर रक्त आने लग जाता है और ये रक्त से भर जाता है। ठीक है, क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम जो है ये रक्त से भर जाता है, इसे हमने कार्पस ल्यूटियम कहा है, Cl, कार्पस ल्यूटियम कहा है। ठीक है, ये रक्त से भर जाता है। अब ये परिपक्व हो जाने पर हम इसको क्या कहते हैं? ये सारे चेंजेस हो जाने के बाद हम इसे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये कार्पस ल्यूटियम जो है इसका काम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बन सकता है, इस कार्पस ल्यूटियम का काम होता है प्रोजेस्टेरॉन। हार्मोन का सीक्रेशन। क्या हो रहा है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा है यहाँ पर, तो हम इसे कह रहे हैं कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन कर रहा है। अब थोड़ा सा हम इसे रिकॉल करते हैं। 14 दिनों तक ये वाली कहानी हो गई, 13 दिनों तक, 14वें दिन पर अंडोत्सर्ग हो गया। अंडोत्सर्ग होने पर क्या होगा? 3-4 दिन में, 2 दिन में मान लीजिए निषेचन हो गया। निषेचन हो जाने के बाद अब क्या होगा कि जब तक निषेचन हो रहा है 3-4 दिन लगेंगे, कंप्लीट प्रोसेस हो रहा है, तो उस दौरान कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल से। ग्राफियन फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा और वो क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। और यहाँ पर थीका इंटरना क्या कर रहा था? पहले से ही एस्ट्रोजन का सीक्रेशन कर रहा था। अब ये हार्मोन जो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग को नियमित रेगुलरली उसको मेंटेन करने का काम रहता है। अगर ये अभी तक मान के चल रहा है कि निषेचन हो चुका है और अब मुझे एंडोमेट्रियम लाइनिंग को क्या करना है? तैयार करना है, तो ये बेचारा तैयार करने लग जाता है। किसकी मदद से? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को कमांड देता है कि तुम जाओ और किसको? एंडोमेट्रियम लाइनिंग की मरम्मत करो। वहां पे वो मरम्मत करता है। ठीक है, ये काम 8-9 दिन में मरम्मत करता है, करीबन 6-7 दिन लगते हैं। और उसके बाद क्या होता है? अगर बाकी में निषेचन हुआ है तो ये प्रोजेस्टेरॉन उस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को क्या करेगा? मेंटेन करेगा, उसे और भी थिक बनाएगा ताकि गर्भधारण जो है वो आसानी से, यानी कि इम्प्लांटेशन जो है वो आसानी से, अच्छे से, प्रॉपर तरीके से हो सके, क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ही सबसे बड़ा रोल होता है गर्भधारण में। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बात हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर निषेचन नहीं होता है तो उस अवस्था में क्या होगा? अगर निषेचन नहीं होता है तो क्या होगा? ये अभी भी इसी फॉर्म में रहेगा, कार्पस ल्यूटियम तो बनेगा, क्योंकि निषेचन नहीं हो रहा है तो 6-7 दिन लगेंगे। अगर निषेचन नहीं हुआ है तो ये मेंटेन नहीं रहेगा। हाँ, यहाँ पे खास बात ये है कि अगर निषेचन हो जाता है तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है
ये प्रसव तक एज इट इज बना रहता है, क्योंकि उसको कौन सा हार्मोन बनाए रखना है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। जब निषेचन हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग और साथ ही साथ गर्भधारण के लिए भी ये क्या है, हार्मोन जरूरी है। प्रेगनेंसी हार्मोन जिसको हम कहते हैं वो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। ठीक है, तो ये अगर निषेचन हो गया तो ये बना रहता है। ठीक है, ये सारा कोऑर्डिनेट होता है हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, ये हार्मोन्स ही आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, ये बताते हैं, कमांड देते हैं कि हाँ निषेचन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर निषेचन हो जाता है, गर्भधारण होने लग जाता है, इम्प्लांट होने लग जाता है, तब और भी हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन भी रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कार्पस ल्यूटेम है ये बना रहता है प्रसव तक। जब तक बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता है तब तक ये बना रहता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बात करते हैं अगर निषेचन नहीं होता तो क्या होगा। निषेचन नहीं होगा तो स्टोरी अलग होगी। तो यहाँ पर कार्पस ल्यूटेम जो है, ये कार्पस ल्यूटेम ये डिजनरेट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, यहाँ तक पहुंचते ये क्या हो जाता है, बिल्कुल डिजनरेट, नष्ट होने लग जाता है। अगर ये निषेचन ना हुआ हो तो ये इसे हम कहते हैं, ये कार्पस ल्यूटेम है डिजनरेट हो जाता है, और डिजनरेट हो जाता है जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं रहेगा। ये सारा जो प्रोसेस है 9 डेज में, इसको डिजनरेट होना कितना टाइम लगता है, 9 से 10 दिन लगते हैं। 9 से 10 दिन में ये क्या हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। अगर इसको कोई सिग्नल ना मिले कि हाँ तुझे मेंटेन रहना पड़ेगा, तुझे नष्ट नहीं होना है, ठीक है, तब तक तो ठीक है। और अगर इसे कोई नहीं मिला कमांड तो ये क्या करेगा, 9-10 दिन के बाद ये डिजनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि ये जब डिजनरेट हो जाता है कार्पस ल्यूटेम, तो इस डिजनरेटेड यानी कि इस नष्ट हुए हुए कार्पस ल्यूटेम का नाम क्या बन जाता है, कार्पस एल्बिकन्स। कार्पस एल्बिकन्स इसका नाम पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत है किसी को? ये हो गया आपके कंप्लीट अंडाशय का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हमने समझ लिया है। अभी जब oogenesis पढ़ेंगे तब हम इसको और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि आगे की स्टोरी क्या है। ठीक है।